किया। पहले मैं क्या कर रहा था, सिंपल एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रिटर्न करा रहा था। अब मैंने क्या किया, इसको एक वेरिएबल में रख दिया। अब जब मैंने इसको वेरिएबल में रख दिया और यहाँ पे इस वेरिएबल में जिसमें एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स थे मैंने इसको रिटर्न करवा दिया। ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पे जो है वो आ जाता हूँ। अब यहाँ पे फिलहाल के लिए मैं लिख दूंगा console.log बॉडी। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे रिसीव करूंगा उसको मैं यहाँ पे कंसोल करवा दूंगा। सही है। अभी मैं यहाँ पे रिटर्न भी कर दूंगा, वही बात जो हमने ऊपर डिस्कस की। मैंने लिखा रिटर्न नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन और ऑब्जेक्ट में मैंने रख दी बॉडी। सही है। यहां पे मैंने क्या काम किया, एक पोस्ट मेथड बनाया। सबसे पहले एपीआई बनाई पोस्ट की, मैंने लिख दिया पोस्ट, जो मेरे मेथड का नाम वही फंक्शन का नाम। यहां पे फिर मैं इसको एसिंक बनाया, क्योंकि मैं इसको यहाँ जेसन में कन्वर्ट कर रहा हूँ। जेसन में कन्वर्ट करना एक एसिंक्रोनस टास्क है, ये आप लोगों को पता है। यहां पे मैंने इसको कंसोल भी करवा दी ताकि जो डाटा है वो मुझे मिल जाए। इस रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट में क्या मिलेगा, जो डाटा फ्रंट एंड से आएगा। जो डाटा फ्रंट एंड से आएगा वो क्या होगा, जैसे मैंने फ्रंट एंड से उस इनपुट फील्ड में लिख दिया, यहां पे मैंने यहाँ पे लिख दिया फॉर एग्जांपल शूज लिखा है ना। अभी कुछ होगा नहीं, अभी मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मोबाइल फोन। अच्छा, अभी ये ट्रैक नहीं होगी, ठीक है, देखते हैं इसको। मैंने यहाँ पे सपोज करें लिखा मोबाइल फोन, और यह मोबाइल फोन जैसे ही मैंने लिखा, जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो वो ये इस रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट में आगे बैठ जाएगा। अब ये सुनिए कोड कैसे चल रहा है, ये कोड एग्जीक्यूट कैसे होगा। मैंने इस इनपुट फील्ड में कुछ भी लिखा ABCD 1 2 3, तो वो क्या होगा कि इस रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट में आएगा। सही है। इस रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट में आके बैठ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पोस्ट रिक्वेस्ट है। पोस्ट का मतलब जो डाटा आ रहा है उसको रिसीव करो। अब जब मैंने डाटा रिसीव कर लिया तो रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट में आके बैठ गया और मैंने इसको जेसन में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि जेसन इन जेसन आउट, यानी आप रिसीव भी जेसन करते हैं, भेजते भी जेसन है। यहां मैं जेसन रिसीव कर रहा हूं, रिक्वेस्ट रिसीव कर रहा हूं, मेरी रिक्वेस्ट जेसन में रिसीव होती है, मैंने यहां इसको रिसीव कर लिया जेसन में। जो मेरे पास आएगा, फॉर एग्जांपल इनपुट फील्ड में मैंने कुछ भी लिखा, इसको मैंने बॉडी के वेरिएबल में कंसोल कराया, स्टोर कराया और यहाँ पे इसको कंसोल कर दिया। फिर मैंने इसको क्या किया, जेसन रिटर्न। फिर वही बात, यहां से जेसन इन हो रही है, यहां से जेसन आउट हो रही है, तो ऊपर भी जेसन है नीचे भी जेसन है। नेक्स्ट रिस्पॉन्स का वही कॉन्सेप्ट है जो हमने ऊपर देखा था गेट रिक्वेस्ट में। तो ये आपके सामने, और बॉडी के ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे रिटर्न करवा दिया। जल्दी से इस 3 लाइन के कोड को अपने बराबर वाले को समझाएं, क्योंकि ये बहुत जरूरी चीज है। कॉम्प्लेक्स नाउ, तो मैंने इसको सिंपल बॉडी में इस तरह रख दिया। मैं नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन को अभी ऑब्जेक्ट में रख रहा था, इस वेरिएबल को। अभी मैंने इसको ऑब्जेक्ट में रखा, सिंपल कर दिया, ताकि हमारा डाटा स्ट्रक्चर जो हो वो कॉम्प्लेक्स ना हो, सिंपल हो। अच्छा, बातें बंद, सारा फोकस यहाँ पे। ठीक हो गया जी। अब मैं क्या करता हूं, यहां पे फॉर्म में आता हूं। ये फॉर्म क्या चीज है भाई, जहां पे मेरी ये इनपुट फील्ड बनी हुई है। ठीक है, यहां पे मैंने एक अदद जो है वो फॉर्म बना दिया। अब बिल्कुल गौर से सुनिए, ये सब जो है वो कोडिंग पर्सपेक्टिव से आपको कोड भी समझना है, कॉन्सेप्ट भी समझना है, सारी बातें, सारा काम छोड़ो। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, कुछ भी लिखना है। सपोज कर मैं कुछ भी लिख रहा हूँ यहाँ पे, सही है, मैं कुछ भी ABCD लिख रहा हूँ, मुझे उस वैल्यू को ट्रैक करना है। वही बात जो अभी हम कर रहे थे। सपोज कि मैं यहाँ ABCD लिख रहा हूँ, मुझे उस वैल्यू को ट्रैक करना है, और उस वैल्यू को ट्रैक करके जो है वो मुझे पोस्ट रिक्वेस्ट भेजनी है। मुझे क्या करना है भाई, सबसे पहले ट्रैक द वैल्यू, सही है, सेंड रिक्वेस्ट। ठीक है, अब देखें क्या होगा। आप लोगों को अगर याद हो तो जब हमने यूज स्टेट पढ़ा था, याद है यूज स्टेट? आवाज बहुत धीमी आई, यानी कुछ याद नहीं। वेरी अच्छा, यूज स्टेट क्या चीज है, मेरे एक रिएक्ट का हुक है,
अब रिएक्ट हुक यूज करने के लिए सबसे पहले मुझे अपने कंपोनेंट को क्लाइंट कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। रिएक्ट सबसे पहले मैं यूज स्टेट यूज क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यूज स्टेट क्या चीज है, अपने कंपोनेंट की इंफॉर्मेशन को ट्रैक करने का एक जरिया है। यूज स्टेट हुक रिएक्ट का बिल्ट इन जो है वो कंपोनेंट की इंफॉर्मेशन को या किसी भी एलिमेंट की इंफॉर्मेशन को ट्रैक करने का एक जरिया है। तो सबसे पहले मैं यहाँ इसको किसी भी एलिमेंट को इंपोर्ट कर लेंगे और यहाँ मैंने इसको यूज क्लाइंट बना दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा एक अदर यूज स्टेटमेंट लिखूंगा कॉन्स्ट। मुझे यहाँ पे नेम ट्रैक करना है कि भाई मेरी इनपुट फील्ड में क्या चीज़ है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ फॉर एग्जांपल कॉन्स्ट लिस्ट किसी भी एलिमेंट को यूज सेट करने लिस्ट, का क्या या आसान रखने के लिए प्रोडक्ट का नाम और सेट नेम। ट्रैक आपको याद हो ये नेम क्या है, ये नेम क्या चीज है, स्टेट वेरिएबल है। वेरिएबल है, क्या चीज है, स्टेट वेरिएबल है। और सेट नेम क्या है, सेटर फंक्शन है। और यहाँ पे मैंने यूज स्टेट लिख दिया। अच्छा ये क्या, यूज स्टेट का सबसे पहला आर्गुमेंट वेरिएबल यानी स्टेट वेरिएबल, मैंने यहाँ लिख दिया नेम। सेट नेम हमेशा आएगा कैमल केस में। और सेट नेम क्यों लिखा, जब भी कंपोनेंट के वेरिएबल को, कंपोनेंट की स्टेट को अपडेट करना होता है तो कभी भी वेरिएबल का नाम डायरेक्ट यूज नहीं होता, हमेशा एक सेटर फंक्शन के थ्रू हम स्टेट को अपडेट करते हैं। जब हम काउंटर एप्लीकेशन बना रहे थे तो हमने ये काम किया था, हमने एक वेरिएबल बनाया था काउंट का, दूसरा हमने एक सेटर फंक्शन बनाया था सेट काउंट का। सही है, याद है? तो हमने यहाँ पे वही काम किया। और इसको मैं फॉर एग्जांपल, क्योंकि ये स्ट्रिंग होगी, क्योंकि डाटा आप इंग्लिश के सेंटेंस में भेजते हैं, इंग्लिश के सेंटेंस का मतलब आपकी स्ट्रिंग, तो यहाँ मैंने इसको एम्प्टी स्ट्रिंग कर दिया। ये होती है डिफॉल्ट वैल्यू। ठीक हो गया जी। अब मैं इस वैल्यू को करूंगा ट्रैक इनपुट फील्ड में। कैसे ट्रैक करूंगा भाई, सबसे पहले इनपुट में एक अलग एट्रीब्यूट आएगा वैल्यू का। कौन सा एट्रीब्यूट आएगा, वैल्यू का एट्रीब्यूट आएगा। ये वैल्यू का एट्रीब्यूट क्या काम करता है, आपके इनपुट फील्ड में जो लिखा हुआ होगा ना, आपके इनपुट फील्ड में जो लिखा होगा उसके एक एक लेटर को, एक एक अल्फाज को ये ट्रैक करेगा, उसको नोटिस करेगा, उसकी स्टेट अपडेट करेगा। तो यहाँ पे मुझे किस वेरिएबल को अपडेट कराना है, नेम को। तो यहाँ वैल्यू में आके मैं नेम लिख दूंगा। ठीक है, मैंने क्या किया, एक वैल्यू का एट्रीब्यूट लगाया इनपुट में और उस इनपुट में आके मैंने जो है वो नेम का वेरिएबल लिख दिया। ये स्टेट वेरिएबल है। इससे होगा क्या, जब भी मैं कुछ भी अपने इनपुट फील्ड में लिखूंगा उसको, उसके एक एक लेटर को, मैं अली लिख रहा हूं तो ALI तीनों लेटर्स को ये ट्रैक करेगा। तो ये मैंने वैल्यू में लिख दिया। अच्छा ट्रैक किस तरह करेगा, वो ऐसे नहीं करेगा, उसके लिए भी एक मेथड है। एक चीज होती है, जैसे आपने ऑन क्लिक पढ़ा था, ऑन क्लिक का क्या मतलब है कि जब भी एलिमेंट पे क्लिक हो तो ये इवेंट हैंडलर, इवेंट लिसनर चल जाए। एक चीज होती है मेरे पास ऑन चेंज। ये देखिए इतने सारे आपके पास इवेंट हैंडलर्स है, हम पढ़ेंगे ऑन चेंज। ये ऑन चेंज क्या होता है, इनपुट फील्ड की जब भी आपको वैल्यू ट्रैक करनी हो ना, गौर से सुनो, इनपुट फील्ड की जब भी आपको वैल्यू ट्रैक करनी हो, इनपुट फील्ड की, और भी हो सकता है लेकिन अभी इस वक्त हम इनपुट फील्ड की बात कर रहे हैं। जब भी आपको इनपुट फील्ड को ट्रैक करना हो तो अक्सर क्या होता है, एक ऑन चेंज का, क्या ऑन चेंज का इवेंट हैंडलर लगता है, जो मैंने यहाँ लगा दिया अपने इनपुट फील्ड के ऊपर। यानी जब भी मैं इनपुट फील्ड में अपने कुछ भी लिखूंगा ना ABCD, इट मीन्स मेरी वैल्यू चेंज हो रही है, तो यहाँ पे ऑन चेंज में आएगा। और इसके अंदर आएगा एक अलग कॉलबैक फंक्शन, जिसमें यहाँ एक मैं पैरामीटर पास कर दूंगा E नाम का। ABCD कुछ भी लिख सकते हैं, E का मतलब इवेंट, या मैं यहाँ कुछ भी इवेंट लिख दिया मैं कुछ भी लिख रहा हूँ अपनी इनपुट फील्ड में तो उसको मैं एक इवेंट कंसिडर कर रहा हूँ। एक ये ऐसे कन्वेंशन है डेवलपर्स में, कम्युनिटी में, कि इनपुट फील्ड में कुछ भी हो तो हम उसको एज अ इवेंट कंसिडर करेंगे। सही है, तो मैंने यहाँ E का मतलब होता है अक्सर इवेंट। आप या E लिख दें या इवेंट लिख दें, पैरामीटर है, नाम कुछ भी हो सकता है, आप लोगों को पता है। अब वही बात कि जब भी वैल्यू को ट्रैक करना हो, मैं यह स्टेट वेरिएबल को अपने अपडेट कर रहा हूँ।
सही है भाई। फॉर एग्जांपल मैंने अली लिखा, तो स्टेट मेरी क्या है भाई, सपोज करिए इनपुट फील्ड है, यहां मैंने अली लिखा, यहां मैंने अली लिख दिया, तो मेरी इनपुट फील्ड की वैल्यू क्या है, इनपुट फील्ड की क्या वैल्यू है, अली। ठीक है। अब जाहिर सी बात है इनपुट फील्ड की वैल्यू बोल लूं, मेरे कंपोनेंट की वैल्यू बोल लूं, या यूज स्टेट का जो है वो मैं यूज स्टेट यानी स्टेट वेरिएबल की वैल्यू बोल लूं, एक ही बात है, सही है। अब मेरी वैल्यू क्या है स्टेट वेरिएबल की, अली। मैंने यहां और कुछ ऐड किया, फॉर एग्जांपल अली के आगे मैंने जवाब भी लिख दिया, तो अब क्या होगा, मेरी इनपुट फील्ड की अब वैल्यू क्या हो गई, क्या हो गई, सिर्फ अली रही, सिर्फ जवाब रही, या पूरी अली जवाब, एग्जैक्टली। तो यहाँ पे जो काम हो रहा है ना, मेरी वैल्यू अपडेट होती जा रही है, ये सिर्फ एक एक अल्फाज को ट्रैक नहीं कर रहा है, एक एक लेटर को ट्रैक कर रहा है, ALIJAW सबको, सही है। तो यहाँ पे ये काम हो रहा है। अभी मेरी इनपुट फील्ड एम्प्टी थी, आप लोगों के सामने है ये चीज, इनपुट फील्ड एम्प्टी थी, अब इसमें वैल्यू आ गई, सही है। तो इस वैल्यू को मैं ट्रैक करूंगा, इट मींस वही बात, इनपुट फील्ड या स्टेट वेरिएबल अभी मेरा एम्प्टी था, अब इसमें वैल्यू लिख दी मैंने, किस तरह लिख दी, उसके लिए एक फंक्शन होगा, फिर वही बात, स्टेट वेरिएबल को अपडेट कराने के लिए स्टेट फंक्शन चाहिए होता है या सेटर फंक्शन चाहिए होता है, यहाँ लिख दिया मैंने इस तरह से। और यहाँ पे आप एक चीज पास करेंगे, आर्गुमेंट हमेशा सेम रहेगा, रट्टा लगाना चाहे तो लगा ले इसका, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ये कह रहे हैं कि भाई जो भी आपका इवेंट अकर हो ना, यहाँ पे अभी हमने इवेंट जो है वो डिस्कस किया कि भाई इवेंट का मतलब यहाँ जो वैल्यू चेंज हो रही है, उस वैल्यू को टारगेट करो, उसको टारगेट करो, उसकी वैल्यू ले आओ। इट मींस कि भाई जो इवेंट ट्रिगर हुआ, जो भी आपने लिखा, उसको वैल्यू गेट करना। तो स्टेट वेरिएबल, वैल्यू और ऑन चेंज, ये तीन चीजें क्या करिए, जल्दी से बराबर वाले को समझना, जल्दी से, कोई क्वेश्चन है तो पूछे। सही है, एक नेम, एक यूज स्टेट, एक वैल्यू का एट्रीब्यूट जहां पे मैंने स्टेट वेरिएबल को प्लेस कर दिया, और एक ऑन चेंज। ये तीनों चीजें क्या कर रही है, यूज स्टेट कंपोनेंट की इंफॉर्मेशन को ट्रैक करने के लिए, वैल्यू जो मेरी वैल्यू सेट होगी ना यहाँ पे आगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिख दिया फॉर एग्जांपल अली, तो अब आपको पता है यहाँ जो मैं डिफॉल्ट वैल्यू दूंगा तो वो मेरे इनपुट फील्ड में ऑटोमेटिकली आ जाएगी, ठीक है। इसका कलर मैं ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है। मैंने इसको रिफ्रेश किया तो देखें, ये डिफॉल्ट वैल्यू, आपको पता है मैं जो वैल्यू लिखूंगा यहाँ पे, फॉर एग्जांपल मैंने पाकिस्तान लिख लिया, ये डिफॉल्ट वैल्यू होती है, और ये वैल्यू का एट्रीब्यूट मैंने यहाँ लिखा है। इसका मतलब ये है कि भाई इस यूज स्टेट की लेटेस्ट वैल्यू जो भी हो ना, वो इस इनपुट फील्ड को मिल जाए, इस यूज स्टेट की लेटेस्ट वैल्यू जो भी हो वो इस इनपुट फील्ड को मिल जाए। कैसे मिलेगी, इस वैल्यू एट्रीब्यूट के थ्रू। मैंने यहाँ पाकिस्तान लिखा तो देखें यहाँ पाकिस्तान लिखा हुआ, सही है। मैंने यहाँ पे पाकिस्तान 1 2 3 लिख लिया, तो ये देखें यहाँ पे ये वेरिएबल स्टेट अपडेट हो, तो इस वैल्यू एट्रीब्यूट का ये काम है। ऑन चेंज अभी क्योंकि मैंने मैनुअली लिखा है तो ऑन चेंज यहाँ पे काम नहीं आना, ठीक है। यहाँ मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, इसको दोबारा एम्प्टी स्ट्रिंग कर देता हूँ, एम्प्टी का मतलब खाली, तो देखिए ये वैल्यू मेरी यहाँ पे चली गई। अब मैं जो भी लिखूंगा ना, मैं इसको आपको कंसोल करके भी दिखाता हूँ, देखते कंसोल में आ रहा है कि नहीं। अच्छा एक चीज, ये कंपोनेंट मेरा कौन सा कंपोनेंट है, कौन सा कंपोनेंट है, क्लाइंट कंपोनेंट। तो इसके कंसोल्स जो है वो ब्राउजर में आएंगे, क्योंकि क्लाइंट है मतलब ब्राउजर पे रेंडर हो रहा है। अब मैंने यहाँ पे जो भी लिखा ना, अच्छा फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा इसलिए नहीं आ रहा, तो यहाँ पे जो है वो वैल्यू इस तरह ट्रैक हो रही है। अभी हम इसको देख लेंगे, इसमें एज सच कोई मसला नहीं है, नहीं देखें तो भी चलेगा, अभी देख लेते हैं, वो बहुत लंबी हो जाएगी, वी आर ऑलरेडी शॉर्ट ऑन टाइम, ठीक है। अब फॉर्म को करना है सबमिट एक बार, ठीक है। देखिए इनपुट फील्ड जब भी होते हैं तो एक फॉर्म सबमिट होता है, तो मैं इसको करूंगा एक अदद फॉर्म के अंदर,
ठीक है, और यहाँ पे मैं एक फॉर्म लिख लिया। ठीक है, फॉर्म का एक टैग होता है, उसके अंदर एक इनपुट फील्ड का टैग होता है। अब इस फॉर्म में ना एक और इवेंट हैंडलर आएगा ऑन सबमिट का। सही है, फॉर्म हमेशा सबमिट होता है। वो आप लोग भी कोई ना कोई फॉर्म यूनिवर्सिटी का, कॉलेज का फिल करते होंगे। उस फॉर्म को आप क्या करते हैं? सबमिट करते हैं। क्या करते हैं? सबमिट करते हैं। तो यहाँ पर भी फॉर्म सबमिट होगा। अब इस सबमिट में क्या आएगा, मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना रहा हूँ, कॉन्स्ट हैंडल सबमिट नाम का, नाम कुछ भी हो सकता है, इसको मैंने एरो फंक्शन कर दिया। सही है, इसको मैंने किया क्या, एक अदद एरो फंक्शन में रख दिया। पेपर की तैयारी। और यहाँ पे मैं एक और पैरामीटर पास करता हूँ, गौर से देखना है। जिसको मैंने ई करके एन ई कर दिया, इसकी टाइप एरर ना आए ताकि। और इस हैंडल सबमिट को सिर्फ मैंने यहाँ पे इस तरह पास किया। देखिए, इसको मैंने रेफरेंस दिया। ठीक है, इसको मैंने रेफरेंस दिया, डबल कोट्स लगा के कॉल नहीं करा। तो आप भी इसको डबल कोट्स लगा के कॉल नहीं करेंगे, सिर्फ इसका रेफरेंस पास करेंगे। ठीक है, फिर एक और चीज, अभी हमने दो चीजें की। मेड फॉर्म, बिल्ड अ मेथड टू सबमिट फॉर्म। अभी हमने दो चीजें की, फॉर्म बनाया मतलब फॉर्म का टैग लगाया, और एक मेथड बनाया हैंडल सबमिट नाम का, जो कि फॉर्म को सबमिट करेगा। कैसे सबमिट करेगा? ऑन सबमिट के थ्रू। सही है, ऑन सबमिट के थ्रू ये फॉर्म को सबमिट करेगा। सही है, अब क्या होगा, फिर एक चीज और, जब आप फॉर्म को सबमिट करते हैं ना, तो रिएक्ट नेक्स्ट जीएस में क्या होता है, आपका फॉर्म रिफ्रेश होता है, यानी पेज रिफ्रेश होता है। सही है, अब एक मसला है इसमें, जब आपका फॉर्म रिफ्रेश होता है ना, या पेज रीलोड होता है, पेज रिफ्रेश होता है, तो उसकी वैल्यूज जो है ना वो चली जाती है। पेज रिफ्रेश होना आपकी स्टेट मैनेजमेंट के लिए थोड़ा सा खराब चीज है। आई रिपीट, जब भी आप फॉर्म को सबमिट करते हैं ना, तो क्या होता है, पेज रीलोड होता है। और जब पेज रीलोड होता है ना भाई, तो ये स्टेट मैनेजमेंट के लिए थोड़ी सी खराब चीज है। तो इसके लिए एक अलग फंक्शन होता है जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन, ई का मतलब ये इवेंट, ई डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट। ये प्रीवेंट डिफॉल्ट क्या करेगा कि जो फॉर्म का डिफॉल्ट बिहेवियर होता है ना, पेज को रीलोड करना सबमिट के ऊपर, ये उसको रोक देगा। सही है, जब भी आप फॉर्म सबमिट करते हैं ना, तो इसका एक बिहेवियर होता है कि वो आपके पेज को रीलोड करता है। और पेज को रीलोड करता है तो ये आपकी स्टेट मैनेजमेंट के लिए थोड़ा सा खतरनाक है। देखिए कितने सारे कॉन्सेप्ट हैं। तो पेज रिफ्रेश रोकने के लिए फॉर्म सबमिशन पे आप क्या करेंगे, एक ई डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट का मेथड लगाएंगे। प्रीवेंट डिफॉल्ट का मतलब ये आपके फॉर्म को है ना सबमिट होने से, सॉरी, आपके पेज को रीलोड होने से रोक देगा। और जब इसने पेज को रीलोड होने से रोका, तो आपकी स्टेट मैनेजमेंट थोड़ी सी हैंडल करना आसान होगा। जो अभी हमने कहा कि भाई पेज रिफ्रेश करना स्टेट मैनेजमेंट के लिए खतरनाक है, तो अब जब पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा, तो स्टेट मैनेजमेंट थोड़ी सी आसान हो गई। सही है जी, जी एग्जैक्टली, यूज रेफ भी आप यूज कर सकते हैं। उसका एक और फायदा है कि वो आपके पेज को रीलोड नहीं करता। और एक बिल्ट इन मेथड है, एक जो रिएक्ट का कॉन्सेप्ट है कि हर स्टेट चेंज के ऊपर आपका जो पेज है, जो कंपोनेंट है, वो रीरेंडर होता है। तो यूज रेफ भी आप कर सकते हैं। अभी हम यूज स्टेट से कर रहे हैं। जब आप यूज रेफ से करेंगी तो आपको ये करने की नीड नहीं है। और यहाँ पे जो आपने दो इवेंट हैंडलर लगाए उसकी भी नीड नहीं है। आप सिर्फ एक रेफ का एट्रीब्यूट लगाएंगे और उससे ही काम चल जाएगा। बट क्योंकि ये ज़्यादातर यूज होता है, तो हम फिलहाल इसको देख रहे हैं। नाइस, वेरी गुड। तो ये हमने यहाँ पे इस वक्त किया। अब बारी आती है अपने रिक्वेस्ट को भेजने की। हमें रिक्वेस्ट भेजनी थी, जो हमारा मेन मोटिव था। अब मेन मोटिव को अचीव करने में एक चीज बीच में आ गई। बीच में क्या आ गई मतलब कॉन्सेप्ट का पार्ट था, फ्लो का पार्ट था, कि हम यूज स्टेट के थ्रू वेरिएबल्स को अपडेट करें। स्टेट को अपडेट करें, फॉर्म को सबमिट करें, स्टेट को
अपडेट करें, फॉर्म को सबमिट करें। फॉर्म को सबमिट करने में एक मसला था कि वो पेज को रिफ्रेश कर देता था। इस फ्लो को याद रखें। अभी थोड़ा शायद आपको थ्योरी ज़्यादा लग रही होगी, बट एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये याद हो जाएगा कॉन्सेप्ट पूरा। रिक्वेस्ट भेजनी थी स्टेट एपीआई में, तो एक बीच में कॉन्सेप्ट था कि स्टेट वेरिएबल बनाओ, फॉर्म को सबमिट करो। स्टेट वेरिएबल बना के वैल्यू ऑन चेंज को हमने अपडेट तो कर दिया, एक मसला हल। ऑन सबमिट कर दिया क्योंकि फॉर्म सबमिट होता है। अब जब फॉर्म सबमिट होता है तो एक मसला था, रिएक्ट नेक्स्ट जेएस के कॉन्टेक्स्ट में पेज आपका रिफ्रेश होता है जब आप फॉर्म सबमिट करते हैं। तो उस रिफ्रेश के लिए एक मसला था कि आपकी स्टेट मैनेजमेंट खराब हो रही थी, उसको रोकने के लिए हमने e.prevent डिफॉल्ट किया। अब आपका पेज रिफ्रेश नहीं होगा। सही है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एहतियातन एक बटन भी बना लेता हूँ। इसकी बटन की एक टाइप रख लेता हूँ मैं, टाइप सबमिट, और यहाँ बटन की वैल्यू में मैं रख लेता हूँ सबमिट। इसको क्लास नेम वगैरह आप देना चाहें तो दे दें, वरना यहाँ पे लिखा हुआ सबमिट आ जाएगा। सही है। ये काम कर लिया हमने। अब जो हमारा मेन मोटिव था हम उसकी तरफ आते हैं कि हमें पेज को क्या रिक्वेस्ट भेजनी है, यानी पोस्ट रिक्वेस्ट भेजनी है। उसके लिए मैं दोबारा एक चीज़ करूँगा कि मैं एक फैच का फंक्शन लगाऊंगा। अच्छा, अजान और अजान के बाद कंटिन्यू करें। अब क्या करेंगे, जो हमारा मेन मोटिव था कि हम पोस्ट रिक्वेस्ट भेजेंगे। गेट रिक्वेस्ट हमने देख लिया बहुत मरतबा, अब हम पोस्ट रिक्वेस्ट देखते हैं किस तरह भेजते हैं। पोस्ट रिक्वेस्ट को भेजने का थोड़ा सा तरीका डिफरेंट है। सबसे पहले मैं एक यहाँ पे वेरिएबल बनाऊंगा रिस्पॉन्स के नाम का। यहाँ पे मैंने अवेट कर दिया और यहाँ मैंने लिख दिया फैच। ठीक है, अवेट लिखा तो मेरा हैंडल सबमिट का जो फंक्शन है वो ऑलरेडी एसिंक है। सही है। मैंने लिखा फैच। मेरा जो एपीआई का यूआरएल है, एपीआई का क्या यूआरएल है, /API/hello। ये यूआरएल है मेरा, /API/hello। तो मैं यहाँ पे इसको एज इट इज लिख दूंगा /API/hello। अब लोकल होस्ट 3000 ये खुद ही समझ जाएगा कि यहाँ पे आ रहा है। तो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए। जब गेट मेथड होता है ना तो ठीक है, आप इस तरह लिख सकते हैं, छोड़ सकते हैं। लेकिन जब पोस्ट मेथड होता है तो लाजमी ये तीन चीज़ें भी आती है। वो तीन चीज़ें क्या है, एपीआई का जो यूआरएल होगा ना, उसके बाद जहाँ यूआरएल एंड हो रहा होगा आप लगाएंगे कॉमा ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट होगा, इस ऑब्जेक्ट में तीन चीज़ें आएंगी। सबसे पहले तो इसका मेथड आएगा। अगर आपको याद हो तो मैं डिस्कस किया था कि बाय डिफॉल्ट फैच मेथड का जो फैच रिक्वेस्ट का जो मेथड होता है वो बाय डिफॉल्ट गेट होता है। बाय डिफॉल्ट मतलब आप लिखें ना लिखें एक ही बात है, वो खुद ही समझ जाएगा। लेकिन अब क्योंकि पोस्ट बाय डिफॉल्ट नहीं होता तो मैंने इसको पोस्ट लाजमी लिखना पड़ा। एक मेथड की आएगी, उसमें पोस्ट की वैल्यू आ जाएगी। ये देखें, ये भी कैपिटल में, स्मॉल में नहीं है। कॉमा लगाया, एक चीज आएगी यहाँ पे जो है वो हेडर्स का ऑब्जेक्ट। हेडर्स भी एक ऑब्जेक्ट है, यानी ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट। ज़हन मेरा ये हेडर्स होगा, हेडर नहीं होगा। यहाँ मैंने हेडर्स लिखा और यहाँ मैं लिखूंगा कैपिटल में कंटेंट, मतलब पहला लफ्ज पे कैपिटल, टाइप कॉलन एप्लीकेशन डैश जेसन। एप्लीकेशन डैश है या स्लैश है? स्लैश है शायद। अब इसका क्या मतलब है भाई, एक हमारे पास हेडर्स का भी ऑब्जेक्ट होता है, कंटेंट टाइप की हम की बता रहे हैं और बता रहे कि हमारा जो डाटा है वो किस सूरत में जाएगा। अभी हमने डिस्कस किया आप डाटा भेजते भी जेसन में है, मंगवाते भी जेसन में। तो इस हेडर के ऑब्जेक्ट में मैं इसको बता रहा हूं, इस पोस्ट मेथड को, इस हेडर्स की में मैं इस पोस्ट मेथड को बता रहा हूं कि आपने डाटा जो भेजना है वो जेसन में भेजना है। दो चीजें हो गई, मेथड बता दिया, हेडर्स की में मैंने ये बता दिया कि भाई कंटेंट टाइप का मतलब कि जो मेरा कंटेंट है जो मैं लिखूंगा उसकी टाइप क्या होगी, जेसन टाइप होगी। ठीक है। फिर इस हेडर्स के ऑब्जेक्ट के बाहर एक और की आएगी जो होगी बॉडी की। अब बॉडी में सारा गेम है। अब जो चीज आप भेजते हैं ना, सपोज करें आप कहीं जा रहे हैं तो इसका मतलब आप पूरी बॉडी के साथ जा रहे हैं, तो उसको यूं याद रख लें कि बॉडी का एक ऑब्जेक्ट आएगा।
तो यहाँ पे मैंने बॉडी की और की में एक चीज डिफाइन कर दी, जेसन डॉट, देखिए हर जगह जेसन जेसन है, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, ये जेसन कैपिटल में रहेगा, डॉट स्ट्रिंगिफाई। डॉट स्ट्रिंगिफाई का क्या मतलब है, ये एक जेसन का बिल्ट इन मेथड है जो क्या करेगा, आपके नॉर्मल ऑब्जेक्ट को, आपके नॉर्मल ऑब्जेक्ट को जेसन में कन्वर्ट करेगा। सही है। जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई क्या करता है, आपके नॉर्मल जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट को जेसन के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करता है। और यहां मैं ऑब्जेक्ट भेज रहा हूं, सही है, यहां मैं क्या कर रहा हूं, एक ऑब्जेक्ट क्यों भेज रहा हूं, मैं route.ts में आऊं तो देखिए यहां पे मेरे पास डाटा किस टाइप का है, जेसन के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करता है। डाटा किस टाइप का है, ऑब्जेक्ट टाइप का है, स्ट्रिंग नहीं है, स्ट्रिंग तो मैं भेज रहा हूं, बात सही है, बट यहां डाटा किस बात का है, ऑब्जेक्ट का है। तो इसलिए मैं यहां भी ऑब्जेक्ट भेजूंगा एक अदद कर्ली ब्रैकेट्स लगा के, और ऑब्जेक्ट में क्या भेजूंगा, ये नेम का वेरिएबल, यहां मैंने लिख दिया नेम। ठीक है। जब मैं पोस्ट रिक्वेस्ट करूंगा, सबसे पहले मैंने यूआरएल लिखा जो फेच के अंदर आता है, और दूसरा ऑब्जेक्ट जब पोस्ट मेथड की बात आएगी तो ये लाजमी होगा, पहला मेथड का नाम पोस्ट, दूसरा हेडर्स की मतलब मैं अपने एपीआई को अपने बता रहा हूं कि भैया आप में जो डाटा रिसीव होना है वो जेसन में होना है, आप, मैं जेसन भेज रहा हूं, और यहां मैं इसको बता रहा हूं। अब देखिए हेडर्स में क्या हो रहा है, हेडर्स की में मैं बता रहा हूं कि मेरा जो डाटा होगा वो जेसन में होगा, और बॉडी में मैं जेसन वाकई में भेज रहा हूं, मतलब जो मैंने पहले कहा ना, अब मैं वो कर भी रहा हूं। मैंने कहा भाई जेसन एप्लीकेशन स्लैश जेसन, मैंने बताया डाटा आपका जेसन में होगा, अब जो चीज मैंने बताई ना, जो चीज मैंने बोली वो मैं यहाँ जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई से कर भी रहा हूं, डाटा को नॉर्मल ऑब्जेक्ट को जावा नॉर्मल ऑब्जेक्ट को जेसन में कन्वर्ट भी करो, तो जो बोला हेडर्स में वो मैं बॉडी के ऑब्जेक्ट में कर भी रहा हूं। तो यहां हो रही है ये तीन चीजें, और इसको मैं सिंपल लास्ट में कुछ भी नहीं करूंगा, इसको मैं करूंगा रिस्पॉन्स डॉट जेसन, और यहाँ पे मैं इसको अवेट कर दूंगा। मैं देख लेता हूँ, शायद इस लाइन को लिखना ज़रूरी भी नहीं है, अभी हम इसको हटा भी देंगे, पहले मैं इसको एहतियातन लिख लेता हूँ, फिर वेरीफाई कर लेंगे कि इसकी नीड है भी कि नहीं। सही है। तो ये तीन चीज़ें यहाँ हो रही हैं, और यहाँ पे मेरा काम अभी के लिए ख़त्म हो गया। फ्रंट एंड से मेरा काम, मैंने कोड लिख लिया, क्या लिखा भाई, जो गेट मेथड अभी तक लिख रहा था पोस्ट भी लिख रहा हूँ, फेच में एपीआई का यूआरएल, और फिर तीन चीज़ें एक ऑब्जेक्ट में, मेथड पोस्ट की हेडर्स में मैंने बताया कि आप में जो डाटा होगा वो पोस्ट हो सॉरी जेसन का होगा, और जो चीज़ मैंने हेडर्स में बताई बॉडी में मैं वो कर भी रहा हूँ। नेम मैंने भेजा, किस में भेजा, ऑब्जेक्ट में भेजा, किस में भेजा, ऑब्जेक्ट में। क्यों भेजा, क्योंकि यहाँ route.ts के अंदर जो शॉपिंग लिस्ट है वो भी एक ऑब्जेक्ट है, तो भाई जो चीज़ करनी है वो ऑब्जेक्ट, अगर जाहिर सी बात है वहां ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो यहां से भी ऑब्जेक्ट ही जाएगा ना। सही है भाई, अगर वहां ऑब्जेक्ट रखा है तो मैं भी ऑब्जेक्ट ही भेजूंगा। आपने वो पजल वाली गेम खेलनी, पजल तो खैर नहीं कह सकते, वो शेप्स जिसमें फिट करने होते हैं, तो जो शेप होगा आप वही लगाएंगे ना वहां पे। तो भाई यहाँ पे डाटा का शेप क्या है, मेरे ऑब्जेक्ट है, तो यहां से भी मुझे ऑब्जेक्ट भेजना पड़ेगा। अगर मैं कुछ और भेज दूंगा तो ये कंफ्यूज हो जाएगा। अगर मैंने सपोज करें यहाँ ऑब्जेक्ट इसको फंक्शन भेज दिया, ये कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने कर्ली ब्रैकेट्स में यहाँ पे इसको भेज दिया। अब यहाँ पे देखते हैं मैं क्या, अब फ्रंट बैकएंड की कोडिंग कर ली, पोस्ट रिक्वेस्ट लिख ली। पोस्ट रिक्वेस्ट में मैंने क्या लिखा, भाई जो भी फ्रंट एंड से आए वो रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट में आके बैठे, रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट में आकर बैठने के बाद वो जेसन में कन्वर्ट हो, और उसको यहाँ मैंने कंसोल कराया, और यहाँ पे मैंने जेसन में रिस्पॉन्स रिटर्न कर दिया। ये रिटर्न क्यों कराया, अगर रिटर्न नहीं कराऊंगा तो मेरी एपीआई लूप में फंस जाएगी, इसको समझ ही नहीं आएगा मुझे करना क्या, तो रिटर्न स्टेटमेंट लगाना जरूरी है। किस में लगाया, नेक्स्ट रिस्पॉन्स में, उसको बता दिया आप जेसन हो और बॉडी का ये वेरिएबल। सही है। अब मैंने यहाँ पे कोड लिख लिया, मेरा कोड का काम खत्म, बैकएंड भी लिख लिया, आपके सामने फ्रंट एंड भी लिख लिया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इनपुट फील्ड में वाकई कुछ मैं यहाँ लिखता हूँ, इसको पहले रिफ्रेश कर लूँ। इसको मैंने क्या किया, यहाँ पे रिफ्रेश कर लिया। अब मैं यहाँ पे उसूलन अगर मैंने कोड सही लिखा है, तो जो अभी हमने इतनी सारी डिस्कशन की कि भाई यहाँ से मैं इनपुट फील्ड से कुछ भी लिखूं, इनपुट फील्ड में कुछ भी लिखूं तो वो इस फंक्शन को कॉल करे, और इस फंक्शन को कॉल करके
मेरी पोस्ट की एपीआई को, रिक्वेस्ट को, एंड पॉइंट को हिट करे। भाई यही कर रहे हैं ना, हम ऑन सबमिट में हैंडल सबमिट कर रहे हैं। हैंडल सबमिट हमारा ये रहा, और इस हैंडल सबमिट में हम इस एपीआई को कॉल कर रहे हैं। तो जो अभी हमने डिस्कस किया, अब हमने उसका कोड भी लिख लिया, सही है। अब मेरी जो रिक्वायरमेंट थी कि भाई मैं इनपुट फील्ड में कुछ भी लिखूं, वो मेरी पोस्ट रिक्वेस्ट में चला जाए। अभी मैंने आपको कहा भी कि भाई आप इनपुट फील्ड में जो भी लिखेंगे वो उसूलन इस रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट में आके बैठेगा। रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट में आके